अनक्लेम खातों की क्या थी दिक्कत और नए नियम के आने से क्या क्या बदलने वाला है, इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ फिनफिक्स के फाउंडर प्रवीण वाजपेयी है और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग से हमारी रहने वाली है आज की एक खास चर्चा। मोहित और प्रवीण दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्रॉब्लमैटिक एक सिचुएशन या एक समस्या रही है अनक्लेम्ड खातों की। जब से आरबीआई ने और सरकार ने ये आंकड़े जारी किए कि कैसे हजारों करोड़ की जो रकम है बैंक खातों में, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, डीमैट खातों में पड़ी हुई है, तब से ये समझ में आया कि नॉमिनेशन एक तो जो लोग हैं वो नहीं करते हैं, दूसरा किसने कहां पर इन्वेस्ट किया है वो उनके परिवार वालों को मालूम ही नहीं है। लेकिन फाइनली इस पूरी दिक्कत को एड्रेस करने के लिए पिछले कुछ समय से काफी कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कुछ जो कदम उठाए गए हैं उस पर आज हमारी चर्चा होने वाली है और इससे क्या बदल सकता है। सबसे पहले प्रवीण, जो म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं कि जो अनक्लेम्ड रकम है हजारों करोड़ की है, अराउंड 3000 करोड़ हमने देखा। इन टोटल अगर एसेट्स देखें, फाइनेंशियल एसेट्स, वो तो और भी ज्यादा हजारों करोड़ में जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो पिछले कुछ समय में आपको लगता है कितनी बड़ी है और ये जो कुछ स्टेप्स पिछले कुछ टाइम में उठाए गए हैं, क्या इससे ये प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है? नमस्कार स्वाति एंड हेलो टू मोहित। जो अनक्लेम्ड फंड्स हैं स्वाति, ये एक बहुत ही बेसिकली एक सैड पिक्चर दर्शाता है, क्योंकि किसी के जाने के बाद यानी कि या फिर उनके व्यक्ति के रहते हुए भी कुछ ऐसे प्रोबेबली अमाउंट्स हैं जो वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, वो भूल चुके हैं, फॉरगॉटन है, और उनकी डेथ के बाद उनके जो राइटफुल बेनिफिशियरीज हैं उनको भी वो नहीं मिले हैं। और ये आंकड़ा आई थिंक इतने सारे एफर्ट्स हुए हैं कि अवेयरनेस की गई है कि आपको नॉमिनी देना है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्लीन होनी चाहिए, नाम पूरे होने चाहिए वहां पे। उसके बावजूद भी हर साल हम देख रहे हैं कि जो अमाउंट है वो उसमें वृद्धि हो रही है। अगर हम आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से चलें अभी, तो 2000 मार्च 24 में जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग थी उसमें हमने एक 26% का जंप देखा था जो बैंक्स के अनक्लेम्ड फंड्स थे उनमें। और आज की तारीख में वो जो अमाउंट है वो उन्होंने मार्च 2024 में 78,000 करोड़ का दिया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में 62,000 करोड़ के करीब था। और 78,000 करोड़ स्वाति बहुत ही बड़ी रकम है। ये उन अकाउंट्स के लिए है जो 10 साल से बेसिकली ऑपरेट नहीं किए गए हैं बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा। उसी के साथ जैसे इतने शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उन पे डिविडेंड्स आते हैं, उनका जो अनक्लेम्ड अमाउंट होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है आईईपीएफ में, यानी कि एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है एमसीए के द्वारा। और उसमें भी हमने देखा है डिफरेंट आंकड़े हैं, बट एस्टिमेट्स है कि वहां पे भी करीबन 100 करोड़ के करीब की जो शेयर्स एंड डिविडेंड्स हैं वो अनक्लेम्ड पड़े हैं। और ये संख्या हम म्यूचुअल फंड्स में भी बढ़ती देख रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम सिनारियो देखें तो हर साल इस रकम में एक्चुअली वृद्धि ही हो रही है। एंड अवेयरनेस देने के बावजूद भी स्वाति, अगर आपको याद हो, जब अभी फरवरी में सेबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तब भी हमने देखा था कि जो डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स में जो परसेंटेज जिन लोगों ने नॉमिनेशंस दिए हैं वो बहुत एनकरेजिंग नहीं थे। उस टाइम पे हमने देखा था कि 70% डीमैट्स में ऑप्ट आउट कर दिया गया था नॉमिनेशन, जो कि सिंगल डीमैट्स थे, और वहां पे 2% पे कोई नॉमिनी ही नहीं था, यानी कि ऑलमोस्ट 72% बेसिकली वो विदाउट अ नॉमिनी। एंड ऐसे ही हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ा बेहतर था, पर करीबन 14 से 15% ऐसे फोलियोज थे जहां पे कोई भी नॉमिनी नहीं था या ऑप्टेड आउट था। तो ये जो ओवरऑल सिनारियो है ये बहुत एनकरेजिंग नहीं है। एंड मेरे ख्याल से उम्मीद है कि सेबी के इस कदम से थोड़ी सी कुछ इम्प्रूवमेंट होने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ जो अनक्लेम्ड अमाउंट्स होते हैं स्वाति, उनको रिकवर करने के लिए भी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, जो उतना ही कम्बरसम प्रोसेस होता है। तो उसके ऊपर जो पहल की जा रही है आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल। तो अब आपको बताते हैं कि सेबी ने क्या क्या पहल की है। एक तो म्यूचुअल फंड में अब जो नॉमिनी है वो आप 10 तक रख सकते हैं। अब इसका जो है इंपॉर्टेंस या इसके मायने क्या हो सकते हैं,
यहाँ पर तो हम देख रहे थे कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन को लेकर पिछले साल अक्टूबर में नियम तक निकालने पड़े कि आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट या खाता फ्रीज हो सकता है, ऑप्ट आउट भी आप कर सकते हैं। पर सेबी ने बोला कि आप रखिए नॉमिनी, 10 तक नॉमिनी रख सकते हैं, विच इज अ गुड एक स्टेप। लेकिन मुझे एक बात बताइए मोहित, क्या इसका फायदा हो सकता है अगर सेबी ये कहती है कि आप 10 नॉमिनी तक रख सकते हैं, 1 मार्च 2025 से ये नए जो गाइडलाइंस है उसको लागू कर दिया जाएगा। क्या कैसे समझे इस स्टेप को, 10 नॉमिनी रखने से या फिर जो चेंजेस कर रही है सेबी टुवर्ड्स एटलीस्ट म्यूचुअल फंड, उससे क्या बदलाव आ सकता है? जी स्वाति, एंड देखिए प्रबलीन ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि किस तरह से ये समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। बहुत बड़ी रकम है जो अनक्लेम्ड है बैंक खातों में, बैंक डिपॉजिट्स में और म्यूचुअल फंड में भी। इनफैक्ट मैं कहीं पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाया है अपने फोलियोज में म्यूचुअल फंड में, वो है अनक्लेम्ड खाते, बिकॉज वहाँ किसी ने उन्हें देखा ही नहीं है कितने सालों से। तो सेबी ने जो ये पहल की है स्वाति, इसके तहत मुझे लगता है कि बहुत हद तक निवेशकों के बाद, उनके जाने के बाद, जब उनके लीगल एयर्स, उनके सक्सेसर्स क्लेम करते हैं उस धनराशि पर, तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा सुलभ, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अब तक नॉमिनीज की संख्या जो थी वो लिमिटेड थी। 10 तक करने से इसमें एक सबसे बड़ा फायदा जो ये होगा स्वाति, कि काफी बार ये देखने में आया है कि जब हस्बैंड वाइफ एक अकाउंट बनाते हैं, और मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जब हस्बैंड वाइफ एक अकाउंट बनाते थे, ईदर और सर्वाइवर अकाउंट, या फिर हस्बैंड ने सिंगल नेम पे बनाया और वाइफ को नॉमिनी रख दिया, काफी बार ये देखने में आया कि वाइफ पास्ड अवे बिफोर द हस्बैंड एंड और वाइस वर्सा। तो उस सिनेरियो में जहां आपने एक ही नॉमिनी रखा था और आपके पास में अकाउंट में कोई जॉइंट होल्डर नहीं था, वहां पर सिंगल अकाउंट था और एक ही नॉमिनी था, तो यहाँ पर वो अनक्लेम चला जाता है और उसके कोई लीगल एयर, सक्सेसर्स अगर डिफाइंड नहीं है, अगर वो इंटेस्टेट डेथ हुई है यानी विल भी नहीं है प्लेस में, तो काफी बार ये रकम जो है वो लापता हो जाती थी, अनक्लेम में चली जाती थी, राइट। तो यहां पर अब आप चाहें तो 1-2 नॉमिनी, आप अपने माइनर्स को नॉमिनी रख सकते हैं, आप उनके साथ में एक गार्जियन रखना आवश्यक है। बट इससे क्या होगा कि आप अपनी फैमिली के 4-5 मेंबर्स को नॉमिनी बना सकते हैं, यू कैन डिफाइन कि कौन से नॉमिनी का हक कितने परसेंट का है, राइट। अगर आपके मान लीजिए 2 या 3 बच्चे हैं तो आप उनमें भी डिवीजन दे सकते हैं कि कौन कितने प्रतिशत का नॉमिनी है। आप चाहें तो अपने स्पाउस को, अपने सारे बच्चों को एक साथ में नॉमिनी रख सकते हैं किसी भी अकाउंट के लिए। एंड उन केसेस में जहां पर किसी मेन होल्डर की डेथ के बाद में अगर मान लीजिए जो पहले या दूसरे नॉमिनी वो नहीं भी है, तो तीसरे, चौथे, 5वें नॉमिनी तक या फिर उसके बाद 10वें नॉमिनी तक भी इन रकम को क्लेम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है 10 एक सिर्फ संख्या है। कहना ये चाहता है रेगुलेटर कि आप उतने नॉमिनी रखिए, कभी ऐसी जरूरत आ ही ना सके कि आपका जो अमाउंट है वो अनक्लेम्ड रह जाए। यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया भी सेबी ने आसान की है, मित्रा करके एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जहां पर आप जो अनक्लेम्ड खाते हैं, पहले के अनक्लेम्ड फोलियोज हैं, उनको ट्रेस कर पाएंगे अगर ऐसा कुछ हो गया है तो। और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो फिजिकल, डिजिटल दोनों तरीके से सेबी ने लॉन्च किया है। दोनों तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग की आवश्यकताएं बताई हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से इसे आसान करने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि निवेशक इसको कितना अपनाते हैं। आज भी उनके पास ऑप्ट आउट का जरिया रहेगा, बट मेरी यही गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी निवेशक हैं वो जरूर से जरूर अपना विल बनवाएं और विल के साथ में नॉमिनेशन की ये प्रक्रिया अपने सारे फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स में बिल्कुल पूरी करें और जल्द से जल्द पूरी करें। ओके मैं प्रबलीन आपसे ये समझना चाहती हूँ, डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि आप इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें सो दैट जो अनक्लेम्ड एसेट की समस्या है उसको दूर किया जा सके, ट्रांसपेरेंट हो। तो इस पूरे सिस्टम को और सिंप्लीफाई करने की, नॉमिनेशन की प्रक्रिया को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। पर 10 नॉमिनी, ये नॉमिनी कौन हो सकते हैं, किसे बनाया जाए? यूजुअली आप अपने फैमिली मेंबर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आप म्यूचुअल फंड की अगर बात कर रहे हैं, आप तो उसमें अपने पसीने की कमाई डालते हैं। नॉर्मली अभी जो हम नियम देखते हैं म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के, उसमें जो जॉइंट होल्डर अप टू 3 अलाउड थे अब तक। 1 मार्च के बाद तो नियम बदल जाएंगे।
एक की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर जॉइंट होल्डर में दूसरे को राइट्स जाते हैं, फिर दूसरी की भी डेथ होती है तो तीसरे को जाते हैं। तो जब ये 10 नॉमिनी होंगे तो ये प्रोसेस आपको लगता है कुछ थोड़ा सा लंबा या कम्बरसम हो सकता है, या फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा सकती है? थोड़ा अगर आप इसको डिकोड कर पाए, आपकी समझ में ये प्रोसेस कैसे सिंप्लीफाई हुआ है? जी, मेरे ख्याल से स्वाति, जो अभी मोहित ने बात बोली है कि सेबी चाहता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आप नाम दीजिए उस व्यक्ति का जिनके पास कल को अल्टीमेट बेनिफिशियरी की तरह ये रकम जा पाए। कई बार कपल्स में ऐसा हो जाता है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए उनके 4 बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि चारों बच्चों को कुछ ना कुछ मिले, वो एनीवन सर्वाइवर में है और उनको लगता है अच्छा यहाँ तो हम 3 बच्चों का ही नाम डाल सकते हैं या हम 2 का डाल दे, 1 का डाल दे, अगर उसने कल को डिवाइड नहीं किया मान लीजिए। तो कई बार लोग एम्बिग्विटी में, डाउट में नाम नहीं देते थे या वो इंडिसीजन में नाम नहीं दे पाते थे। यहाँ पे जो 10 है, मेरे ख्याल से वो 10 तो शायद कोई भी नहीं डालेगा, शायद हमारे पास उतने ज्यादा क्लोज आज के मेरे ख्याल से समाज में उतने लोग ही नहीं होंगे स्वाति हमारे पास कि हम उतने लोगों का नाम डालें। पर मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली 4 to 5 तक जा सकता है नंबर। और यहाँ पे पूरी कोशिश इसी चीज की जा रही है कि अगर आप डाउटफुल है तो आप एक परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए कि मान लीजिए आपकी 3 बेटियां हैं तो आप तीनों को कितना कितना देना चाहते हैं। तो एक परसेंटेज एलोकेशन का जो वहां पे ऑप्शन दिया है, मेरे ख्याल से उससे काफी क्लैरिटी आ सकती है। और उसके अलावा अगर आप उसके साथ किसी और को देना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को या किसी और व्यक्ति को या अपने नेफ्यू नीस को देना चाहते हैं, तो वहां पे जरूरी होगा कि हम रिलेशनशिप्स हर जगह मेंशन करें। उसके साथ साथ क्लैरिटी से हमें, क्योंकि नॉमिनीज की काफी सारी इंफॉर्मेशन भी देनी है, तो मेरे ख्याल से एक थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस होगा स्वाति आगे चल के, जब इन्वेस्टर्स नॉमिनी का नाम भर रहे हैं। अभी कई बार हम देखते हैं कि बहुत कैजुअली ये पूरा प्रोसेस किया जाता है कि हाँ आपने अपने स्पाउस को डाल दिया, एक बच्चे को डाल दिया। पर जब आपको पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक एक जो लेआउट किया है कि आपको इतनी डिटेल्स देनी है, उसके बाद कैसे ओटीपीज आएंगे या कैसे फिजिकली किया जाएगा, मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस होगा। और क्योंकि हमने देखा है कि विल बहुत लोग नहीं बनाते, इसी माध्यम के थ्रू, आई थिंक इस चीज के थ्रू कि उनको वहां पे नेम्स देने हैं और लिस्ट आउट करना है, प्रोबेबली शायद कपल्स या इन्वेस्टर्स आपस में बैठ के सोचेंगे कि हमें कैसे कल को अपने पैसे को डिवाइड करना है। टू सम एक्सटेंट आई थिंक उससे हेल्प डेफिनेटली हो सकती है। क्योंकि हम लोग कई बार एक आपके क्लोज्ड वन या बच्चा आपका छूट ना जाए उस लिस्ट में से, उस चक्कर में कई बार हम देते ही नहीं, हम सोचते हैं देखेंगे आगे चल के ऐड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से उस टाइप की चीज को यहाँ अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। एंड इसमें बहुत ब्यूटीफुली जो परसेंटेज डिवीजन है उस चीज पे वर्क किया जा रहा है कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप 50-50 देना चाहते हैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है स्वाति कि आपके नॉमिनी की डेथ हो गई, अगर ऐसा होगा तो जो सेकंड नॉमिनी होगा उनको ऑटोमेटिकली उसी परसेंटेज वाइज सेकंड या थर्ड नॉमिनी होंगी पैसे मिलेंगे। सो ओवरऑल कोशिश मेरे ख्याल से यही है, बॉटम लाइन इसका, कि आप व्यक्ति का नाम दीजिए, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं और जो फंड्स हैं उसको रिड्यूस करने की पहल है ये। और काफी ज्यादा कोशिश है जहां पे थॉट दिया जाएगा नॉमिनी को ऐड करते वक्त। बिल्कुल। आपने एक बात का जिक्र किया कि कई बार जो लोग हैं वो विल नहीं बनाते हैं। अब जब विल प्लानिंग नहीं होती है तो आपका जो संपत्ति का जो उत्तराधिकारी है वो दैट मीन्स डिसाइडेड नहीं है। आपके जाने के बाद आपका पैसा, चाहे आपका कोई भी फाइनेंशियल एसेट किसको जाएगा, इसमें दिक्कत हो सकती है। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, क्या वो जो राइट्स हैं वो नॉमिनी के पास है या फिर लीगल हेयर के पास है, उत्तराधिकारी के पास है? इस पर एक चर्चा करेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
तो म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नए नियम, इस पर चल रही है खास चर्चा। जो अनक्लेम्ड खाते हैं, अमाउंट है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए सेबी ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अभी नॉमिनेशन आप 10 नॉमिनी तक बना सकते हैं म्यूचुअल फंड में, एक अच्छी पहल है। कैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, 1 मार्च 2025 के बाद कैसे नियम बदलेंगे, इस पर हम खास बातचीत कर रहे हैं। और यही बात होने वाली थी जो मैं कुछ देर पहले बोल रही थी कि विल प्लानिंग के अभाव में भी कई बार जो संपत्ति होती है, फाइनेंशियल एसेट्स है, वो सही हाथों तक नहीं पहुंचते हैं, कानूनी दांव पेच में फंस जाते हैं। ये हमने देखा भी, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि अनक्लेम्ड अमाउंट्स जो बढ़ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ। म्यूचुअल फंड में जब बात आती है नॉमिनीज की, नॉमिनी ऊपर है या फिर लीगल हियर ऊपर है मोहित? जी स्वाति, तो देखिए ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। यहाँ पर जो लीगल एयर होता है जो कि विल के हिसाब से डिक्लेयर्ड होता है कि, और अगर किसी ने लेट्स से एक विल में पूरा प्रोविजन कर रखा है कि जो मेरी अचल संपत्ति है और जो मेरी चल संपत्ति है वो कैसे, किस बंटवारे, किस रेशो में किसको जाएगी, तो द विल में जो डिसाइडेड लीगल हेयर होता है दैट सुपरसीड्स ऑल नॉमिनेशंस टेक्निकली, राइट। एंड उसके अंदर में थोड़ी सी टेक्निकलिटीज होती हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आप विल में लीगल हेयर है देन लीगल हेयर कैन क्लेम द एसेट्स फर्स्ट, जो भी, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हो चाहे वो फिजिकल एसेट्स हो। तो सेकंड चीज यहाँ पर, अब मैं आता हूं आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पे। अगर आपकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जॉइंटली हेल्ड थी और अगर मान लीजिए फर्स्ट होल्डर इज नो मोर, तो यहां पर आपके जो सेकंड होल्डर होंगे सबसे पहला क्लेम उनका होता है, सेकंड होल्डर को जाता है। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड होल्डर दोनों साथ ही में अगर मतलब भगवान ना करें ऐसा कुछ हो कि फर्स्ट और सेकंड होल्डर दोनों साथ ही में ना रहे, तब आप नॉमिनीज को सेलेक्ट करते हैं। और नॉमिनीज अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो कि एक डेथ सर्टिफिकेट, प्रोबेटेड डेथ सर्टिफिकेट देना होता है आपको, और थोड़े से और डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स को भी कम करने की कोशिश की गई है सेबी के द्वारा। तो जब आप ये प्रॉपर प्रूफ दे देते हैं तब आप नॉमिनीज को पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटीज जो है उन्हें ऑथराइज किया गया है कि वो डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के बाद इस एसेट को नॉमिनीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर कोई विल में डिफाइंड लीगल एयर है तो नॉमिनीज के थ्रू वो एसेट जो है लीगल एयर को भी ट्रांसफर हो सकता है या फिर सीधा लीगल एयर को भी ट्रांसफर हो सकता है, डिपेंडिंग की क्लेम कब कहाँ किसने पहले किया है। तो थोड़ी सी इसमें कानूनी प्रक्रिया भी होती है, थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं, बट अंडर ऑल सिचुएशंस विल विल सुपरसीड। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक अच्छी विल जो है वो सब लोग बना के रखें। विल बनाना कोई बहुत बड़ी वो प्रक्रिया नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लीगल का इसमें अड़चन नहीं आती है। एक छोटे से पेपर पर भी आप चाहें तो विल बना सकते हैं, थोड़े से विटनेस लीजिए और अगर उसे एक अच्छा स्वरूप देना चाहते हैं तो उसे रजिस्टर करवा दीजिए। अदरवाइज अनरजिस्टर्ड विल इज ऑल्सो अ वैलिड विल, राइट। और नॉमिनी जो होता है वो तो आपको एनी विच वेज, मान लीजिए किसी कारण से आपकी विल डेटेड हो जाती है या विल नहीं मिल पाती है, तो नॉमिनेशन अगर होगा आपके सारे फाइनेंशियल एसेट्स में, चाहे वो डीमैट हो या म्यूचुअल फंड हो, तो कभी भी जो नॉमिनी है उन्हें क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो माई सेंस इज nomination is essential, but हाँ, will supersedes nomination। बिल्कुल। और एक बहुत एक बेसिक जो कह सकते हैं प्रोसेस है, प्रक्रिया है एक नॉमिनी बनाने की, प्रबलीन, वो आजकल के टाइम में म्यूचुअल फंड में कितनी आसान है? हमने तो देखा ही है कि बहुत सीमलेस प्रोसेस कर दिया गया है, बट स्टिल व्यूअर्स के बेनिफिट्स के लिए कितना आसानी से आप नॉमिनी रख सकते हैं। दूसरा, नॉमिनी रखना किसे चाहिए, ये एक फंडामेंटल या मॉरल क्वेश्चन होता है कि आप अपने परिवार वालों को रख सकते हैं, आप तो अलाउड भी हैं कि आप अपने क्लोज रिश्तेदार को भी रख लें, बट आइडियली जब नॉमिनी आप बना रहे हैं तो क्या सोच समझ कर आपको एक नॉमिनी बनाना चाहिए? अब इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड अगर आप 10 नॉमिनी तक, आपने कहा तो इतना बड़ा तो परिवार भी नहीं होता, अगर आपको रखने ही इतने लंबे चौड़े नॉमिनी की लिस्ट, तो वो लिस्ट कैसी हो? जी, पहले तो जो प्रक्रिया है इसको नॉमिनेशन बनाने की, स्वाति, अब तक तो आप अगर आप फॉर्म में कर रहे हैं, फिजिकली अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आपने सीधा नॉमिनी का नाम वहां पे डाला और आपकी वो स्टेटमेंट में आ जाता है जो करेक्ट नॉमिनी का नेम होता है, जो भी आपने ऐड किया होता है। ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आजकल यूजुअली एक लिंक जाता है जहां पे आप नॉमिनी के नेम को अलग से पहले अप्रूव करते हैं, उसी के बाद आपकी ट्रांजैक्शंस आगे बढ़ती हैं। बट अब तक हम बहुत ज्यादा डिटेल्स नॉमिनीज की नहीं देते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड जो ये सेबी की पहल है, इसके बाद अब से हमें हर नॉमिनी का पैन देना होगा,
उनका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करने होंगे। उसके साथ साथ उनका क्या एड्रेस रहेगा, ईमेल रहेगी, फोन नंबर रहेगा, ये आवश्यक है। रिलेशनशिप अब ऑलरेडी आवश्यक कर दिया गया है, जो आगे भी डेफिनेटली मैंडेटरी रहेगा कि आप रिलेशनशिप बताएं कि वो आपके दोस्त हैं या वाइफ हैं या आपके क्या लगते हैं बेसिकली। एंड अगर नॉमिनी माइनर होगा तो आपको डेट ऑफ बर्थ एंड उसके साथ आपको एक गार्जियन रखना है। सो द प्रोसेस इज सेम। आगे चल के थोड़ा सा इसमें जब आप नॉमिनी को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको अप्रूव कर रहे हैं, तब आपको डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आप अंगूठे से कोई फॉर्म या कहीं पे साइन कर रहे हैं तो वहां पे आपको विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। पर अगर आप वेट सिग्नेचर्स खुद से हस्ताक्षर कर रहे हैं तब ऐसी चीज नहीं है। बट डेफिनेटली इस प्रोसेस को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिंजेंट और टाइट बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप कैजुअली किसी नॉमिनी को ऐड ना करें। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप सोचें कि हमें किसको नॉमिनी बनाना है, आपको वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलना है। हस्बैंड एंड वाइफ अगर सिंगल होल्डिंग में है, इट इज आइडियल कि आप अपने स्पाउस को ही नॉमिनी रखें। और आप अगर दोनों एनी वन सर्वाइवर मोड में हैं तो आप अपने बच्चों को नॉमिनी रखिए। अगर आपके बच्चे माइनर हैं तो आप अपने पेरेंट्स जो हेल्दी हों या अपने भाई बहन, उनको उनका गार्जियन रख सकते हैं एंड उनको ऐड करें। सो ब्रॉडली स्वाति, जितना सोशल फैब्रिक है आज के टाइम पे और जो हमारा सोशल सेटअप है उसको देखते हुए इट्स यूजुअली आपके बच्चे या आपके स्पाउस या आपके भाई बहन या आपके पेरेंट्स, यही आपसे सबसे क्लोजेस्ट आपका जो सर्कल होते हैं वो है। और यूजुअली इन्हीं में से किसी व्यक्ति को आप नॉमिनेशन में रखते हैं। नॉमिनेशन में जिसको आप रखें वो ऐसा भी जरूर रखें जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो और उनके लिए पॉसिबल हो कल को थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करना। मान लीजिए आपने अपनी माता जी को रख दिया बट वो पढ़ी लिखी नहीं है, शायद वो कल को पूरा प्रोसेस ही ना कर पाए कि अगर पहले आपको कुछ हो गया और आपके बच्चे के साथ वो गार्जियन है, मे बी उस प्रोसेस को कंप्लीट ही ना कर पाए। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति रखने की भी जरूरत है नॉमिनी में जो थोड़ा अवेयर हो, और स्पेशली अगर आप गार्जियन रख रहे हैं फॉर योर किड्स। एंड उसके अलावा डेफिनेटली पीपल जो आपके खुद के लव्ड वंस हैं और आप चाहेंगे कि आपकी हार्ड एंड मनी उनके पास पहुंचे कल को। राइट, ओके। तो नॉमिनी रखना किसी भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे वो बैंक खाता हो, चाहे फिर आपका म्यूचुअल फंड खाता हो, डीमैट खाता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेबी ने अब और भी ज़्यादा नियम में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, लाने की यहाँ पर कवायद की है, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उसका फ़ायदा उठाइए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें नॉमिनी रखिए जिससे कल को आपका एसेट अनक्लेम ना रह जाए, बेनाम ना रह जाए, गुमनाम ना हो जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्टेप्स को फॉलो करना। बातचीत करने के लिए प्रबलीन और मोहित, थैंक यू सो मच आपका। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।